चलो, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, रेंजिंग टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम हमने, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि रेंजिंग में बेसिकली आपके व्हाट इज रेंजिंग, पहली बात देखेंगे रेंजिंग क्या होता है। रेंजिंग जब भी आपकी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मोर देन योर चेन लेंथ, तो आपको करना पड़ता है मल्टीपल टाइम्स, आपको चेन अपनी ओपन करनी पड़ती है। तो आप चेनिंग एक स्ट्रेट पाथ में करो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स मार्क करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को, जो आप दो टर्मिनल पॉइंट्स के बीच में जो आप इंटरमीडिएट पॉइंट्स मार्क करते हो, दैट इज कॉल्ड रेंजिंग, ठीक है। तो हमने देखा रेंजिंग के दो तरीके हैं, आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। डायरेक्ट रेंजिंग कब करेंगे, जब हमें जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, जब हमें वो विजिबल हो, एक जगह से आपको दूसरा वाला पॉइंट दिख रहा है, दूसरे पॉइंट से आपको पहले वाला, मतलब जब वो इंटरविजिबल हो पॉइंट्स, उस टाइम करते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। और इनडायरेक्ट रेंजिंग कब करेंगे, जब आपके ये पॉइंट्स आपस में इंटरविजिबल नहीं है। जब ये पॉइंट्स आपस में इंटरविजिबल नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग, या उसे हम आपकी रेसिप्रोकल रेंजिंग भी बोलते हैं, या उसे हम रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज। अब ये रेसिप्रोकल रेंजिंग करनी कैसे है, ठीक है। डायरेक्ट रेंजिंग तो समझ गए हम, दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली से आंखों से कर लो आप, या आप किससे करोगे, आप लाइन रेंजर से। लाइन रेंजर का भी हमने देख लिया था पूरा प्रोसेस कैसे होता है, लाइन रेंजर से कैसे करते हैं वो भी हमने समझ लिया था लास्ट टाइम, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं आपका रेसिप्रोकल रेंजिंग कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रेसिप्रोकल रेंजिंग। आज हम देखेंगे आपकी सबसे पहली चीज कब करेंगे, जब पॉइंट्स, when the terminal points are not इंटरविजिबल। इंटरविजिबल का मतलब जब वो एक अपनी पोजीशन से आप दूसरा पॉइंट नहीं देख पा रहे हो, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉट इंटरविजिबल, ठीक है। लेट सपोज एक सिचुएशन लेते हैं। लेट सपोज आपका कुछ जो फील्ड एरिया है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। तो आपका एक पॉइंट, एक रेंजिंग रॉड यहाँ लगी है और एक रेंजिंग रॉड यहाँ लगी है। तो इस केस में क्या होगा, आपके ये जो ये पॉइंट है, दैट्स लेट्स सपोज रेंजिंग रॉड ए और ये रेंजिंग रॉड बी। अब क्या होगा, आप ए से, क्योंकि बीच में आपका हाई इंटरवीनिंग ग्राउंड आ गया, ठीक है ना, यहाँ से आपका क्या है, हाई सरफेस आ गई है। तो आपको ए से अब आपको बी नहीं दिख रहा, बी से आपको ए नहीं दिख रहा, ठीक है ना। तो अब रेंजिंग करना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट रेंजिंग आंख से, या फिर अगर आप बीच में अपना लाइन रेंजर भी लगा लो, तो भी क्या होगा, ये पॉइंट्स आपको आपस में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में करते हैं, ये तो आ गया आपका क्या, दिस इज योर 2 पॉइंट्स विच आर नॉट इंटरविजिबल, ठीक है। अब लेट सपोज इसको हम साइडवेज से अगर देखें, अगर मैं इसको इस तरफ से देख रहा हूँ, यहां से तो सामने से तो नहीं दिख रहा, लेकिन लेट सपोज मैं इसको साइड से अगर देखूं, इसका मैं साइड व्यू अगर ड्रॉ करूं, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ या साइड से देख रहा हूँ, तो अब क्या होगा, यहां मेरा ए पॉइंट है और यहां कहीं मेरा बी पॉइंट है, यहां कहीं मेरा बी पॉइंट है। तो अब क्या करना है हमने, तो इस केस में क्या करेंगे, अब मैंने दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेने हैं, कोई मतलब साइडवेज में। लेट सपोज एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज योर M1 पॉइंट, और यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया, लेट सपोज N1। ये पॉइंट्स मैंने इस तरीके से लेने हैं कि मुझे M1 में से, अगर मैं M1 पॉइंट पे खड़ा हूं, तो मुझे N1 और B पॉइंट दिख रहा है, और N1 से मुझे M1 और A पॉइंट दिख रहा है, ठीक है ना। तो M1 से मुझे N1 एंड B पॉइंट दिख रहा है, और N1 से मुझे M1 एंड A पॉइंट, ठीक है। मुझे यहां से ये पॉइंट दिख रहे हैं। तो अब क्या करूंगा, जो मेरा सर्वेयर होगा M1 पॉइंट पे, वो क्या बोलेगा, N1 को बोलेगा कि भाई अपनी पोजीशन चेंज करो,
कम इन द लाइन बिटवीन M1 एंड B। तो लेट्स सपोज जो N1 है वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स सपोज वो कहीं इस नई पोजीशन पे आ गया, दैट इज N2। अब क्या होगा, ये M1 N2 और जो B है अभी एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें M1 में से B तो विजिबल था, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, जो सर्वेयर आपका N2 पोजीशन पे होगा वो M1 को बोलेगा कि अपनी पोजीशन शिफ्ट करो somewhere here, let's suppose this is your M2। अब क्या होगा, आपका N2 M2 और A एक लाइन में आ जाएगा, राइट। तो अब वैसे ही M2 जो होगा वो N2 को बोलेगा यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, लेट्स सपोज दिस इज N3, और N3 क्या बोलेगा, M2 को बोलेगा कि अपनी पोजीशन यहाँ शिफ्ट करो M3 पे। अल्टीमेटली ये पॉइंट शिफ्ट करते करते एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज M पोजीशन एंड दिस इज N पोजीशन। तो इसकी जो साइड व्यू मुझे दिखाई देगी वो कुछ इस तरीके से होगी, M आ गया यहाँ पे और N आ प्लीज गया थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ यहाँ। कर दें, काफी छोटा हो गया। ऐसे छोटा दिख रहा है, एक मिनट, एक सेकंड। सर वो नीचे कुछ वो डॉट पहले से लगे ना थोड़ा। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे आपकी रेसिप्रोकल रेंजिंग की। ठीक है, हम बात करते हैं रेसिप्रोकल रेंजिंग की। ये कब करते हैं, जब पॉइंट्स आर नॉट इंटरविजिबल। लेट सपोज हमारी कुछ एक इस तरह की एक कोई सरफेस आ गई जहाँ पे हमारा एक आ गया पॉइंट यहाँ पे A और दिस इज द अदर पॉइंट B। ठीक है ना। इस केस में क्या करेंगे हम, लेट सपोज हम क्या करेंगे, एक साइड से व्यू देखेंगे। लेट सपोज ये आ गया आपका A पॉइंट और ये आ गया आपका B पॉइंट। ठीक है, अब क्लियर है, दिख रहा है बड़ा। जी सर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमने दो इंटरमीडिएट कोई पॉइंट्स लेने हैं, रैंडमली चूज करने हैं। ठीक है ना, क्लोज टू A एंड B बट रैंडम पॉइंट्स। लेट सपोज ये एक पॉइंट ले लिया हमने M1 और ये एक पॉइंट ले लिया हमने N1। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स को हमने किस तरीके से चूज करना है कि M1 से आपको, M1 पॉइंट पे अगर आप खड़े हो तो आपको N1 एंड B पॉइंट्स दिख रहे हैं और N1 से आपको M1 एंड A पॉइंट दिख रहा है। ठीक है ना, N1 से M1 एंड A और M1 से N1 एंड B। तो आपने क्या करना है, M1 पॉइंट पे जो सर्वेयर होगा वो N1 वाले को बोलेगा कि आप M1 और B की लाइन में आ जाओ, तो उसको वहां शिफ्ट करवाएगा। लेट सपोज N1 की नई पोजीशन आ गई N2। अब क्या होगा, M1 N2 एंड B आर इन सिंगल लाइन। ठीक है, तो अब N2 पे जो सर्वेयर होगा वो M1 को बोलेगा कि आप अपनी पोजीशन चेंज करो। लेट सपोज वो आ गया यहाँ पे M2 पे। तो अब N2 M2 और जो A है वो एक लाइन में आ गए। ठीक है ना, तो वैसे ही M2 जो वाला जो सर्वेयर होगा वो N2 वाले को बोलेगा कि भाई अब अपनी पोजीशन शिफ्ट करो, वो आ जाएगा N3 पे। तो अल्टीमेटली ये भी एक लाइन में आ जाएगा। सिमिलरली जो M2 वाला होगा वो भी अपनी पोजीशन शिफ्ट करेगा यहाँ पे M3 पे। अब ये A M3 और N3 एक लाइन पे आ जाएंगे। तो ऐसे अल्टीमेटली मूव करते करते जो आपका N3 होगा वो कहीं इस पोजीशन पे आ जाएगा और जो M आ गया वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारा एक पॉइंट यहाँ स्टैब्लिश हो गया M और एक पॉइंट यहाँ स्टैब्लिश हो गया N। ठीक है ना,
अब इन पॉइंट्स की स्पेशलिटी क्या है कि M1 पे अगर M पे कोई खड़ा है, अगर M पे कोई खड़ा है बंदा, तो उसको यहां से M से N और B दिख रहा है, और जो N पे खड़ा है उसे M और आपका A पॉइंट दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों जो पॉइंट है A M और A M N एंड B, दे आर इन अ सिंगल लाइन, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, आपके क्या हो गए, पॉइंट्स इस्टेब्लिश हो गए। क्लियर है ये चीज, समझ गए ये? दिस इज योर रेसिप्रोकल रेंजिंग, ठीक है। तो बेसिकली रेसिप्रोकल रेंजिंग हम, या फिर इसको हम इनडायरेक्ट रेंजिंग भी बोलते हैं। ये कब करते हैं, ये हम कब कर रहे हैं, व्हेन द पॉइंट्स आर नॉट इंटरविजिबल, व्हेन द पॉइंट्स आर नॉट इंटरविजिबल, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, जब पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग, ठीक है। क्लियर ये चीज? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज योर। सर हम इसमें डायरेक्ट पॉइंट क्यों नहीं ले रहे पहले से ही ऊपर, जैसे हमने फाइनल में जो लिए है? डायरेक्ट सर पॉइंट ऐसे कैसे लोगे आप, आपको जब सर हम पहले से ऐसे क्यों जब नहीं लोकेट आपको कर रहे जहाँ से हम हमें विजिबल हो जाए एन और बी, एम से और नहीं, वैसे ही एन से एम और ए। आ, आपको जगह पर आपको इमर्जन थोड़ी एम होती और एन, आपको एम और एन दोनों स्टैब्लिश करने हैं ना। आप वो एक पॉइंट आप कैसे स्टैब्लिश करोगे जब आपको एम की या एन की लोकेशन पता ही नहीं, आपने एम अपनी मर्जी से स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है ना, तो एन कहाँ पे स्टैब्लिश करोगे? सर ऐसे आपको ही वो पॉइंट्स रैंडम हम दिखने भी चेक नहीं चाहिए कर ना आप। सकते कि कहाँ से हमें दिखेंगे? नहीं, रैंडमली तो चेक कर सकते हो, रैंडमली तो चेक कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन चीज है कि आपके वो पॉइंट्स सिंगल लाइन में भी आने चाहिए ना। सिंगल अल्टीमेटली लाइन तो में आना क्या चाहिए करोगे इसमें। जब आगे आप, हाँ मेन पॉइंट है, चारों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। दो पॉइंट तो कोई भी स्टैब्लिश कर सकते, दो पॉइंट तो कोई भी आप स्टैब्लिश कर दो सिंगल लाइन के, लेकिन ये जो चारों पॉइंट हैं ये सिंगल लाइन में ही आने चाहिए। समझ रहे ओके हो ये चीज? ओके ठीक है, ओके सर। दो पॉइंट स्टैब्लिश करना आसान होता है, जब मोर देन टू पॉइंट्स आ जाते हैं ना स्टैब्लिश करने में, तब वहां पे दिक्कत आती है, ठीक है ना। जी तो जी इस जी, चीज का थैंक यू। ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दैट इज चेनिंग, ठीक है। लेट ये आ गया आपका चेनिंग। कॉलेज में की होगा आप लोगों ने, चेनिंग भी की होगी, ठीक है ना। तो इसका जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट है चेनिंग की, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए, चेन। टू टू चेन मैन, ठीक है। चेन तो चाहिए चाहिए, उसके बिना तो नहीं होगा, ठीक है ना। दो चेन। आदमी चाहिए, टू चेन मैन, हाँ ठीक है ना, टू चेन मैन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, आपकी आ जाएगी एक चेन, ठीक है। हर एक चेन के साथ 10 एरोज का एक सेट आता है, ठीक है ना। 10 एरोज का एक सेट आता है, ठीक है। दो चेन मैन हो गए, एक चेन हो गई, 10 एरोज हो गए, और आ जाता है आपका टू रेंजिंग रॉड्स, टू रेंजिंग रॉड्स, ठीक है। तो चलो, अब अब हमने इंटरमीडिएट पॉइंट स्टैब्लिश कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या करनी है, चेनिंग करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो दो चेनमैन होते हैं ना, एक होता है, वन इज योर लीडर लीडर जी। एक होता है लीडर, फॉलोअर। एक और सेकंड इज योर फॉलोअर, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, द मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो दोनों में से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा वो कौन सा होगा, लीडर होगा कि फॉलोअर होगा? लीडर। वो फॉलोअर होगा, ध्यान रखना। फॉलोअर इज द मोर एक्सपीरियंस, जो दोनों में से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, दैट विल बी द फॉलोअर, ठीक है। दैट विल बी द फॉलोअर। अब इसमें करते क्या, लेट सबसे पहले करते हैं, दोनों जो होते हैं लीडर और फॉलोअर एक एक एंड पकड़ लेते हैं चेन का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, दोनों के हाथ में चेन का एक एक एंड होगा, और लीडर के हाथ में इसके पास होंगी 10 एरोज, ठीक है। ध्यान रखना, लीडर के हाथ में क्या होगा, 10 एरोज, ठीक है। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका इनिशियल पॉइंट है, लेट सपोज हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। सबसे पहले यहां पे ही आपका
फॉलोअर भी यहाँ पे है इस टाइम और लीडर भी यहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, लीडर क्या करेगा, चेन का एक एंड पकड़ेगा, फॉलोअर जो होगा वो टर्मिनल पॉइंट पे, जो इनिशियल पॉइंट है, लेट सपोज ये वाला पॉइंट, फॉलोअर यहीं पे रुकेगा, लीडर क्या करेगा, आपकी चेन खोलेगा और इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब आपका जो है लीडर वो यहाँ पहुंच गया है। क्लियर है चीज, फॉलोअर वहीं पे है, लीडर यहाँ पे आ गया है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगी होगी, एक रेंजिंग रॉड लगाएगा इस पॉइंट पे, लेट सपोज दिस इज योर पॉइंट A1। ठीक है, लीडर के फॉलोअर क्या चेक करेगा कि A1 और जो B है क्या ये एक लाइन में है। ठीक है ना, जब ये, हाँ जब ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी तो ये क्या करेगा, लीडर को बोलेगा एक एरो यहाँ पे आप फिक्स कर दो। समझ गए, हाँ एक एरो यहाँ पे फिक्स कर दो। तो इसका मतलब अब लीडर के हाथ में कितने एरोज रह गए, 9। क्लियर है, 9 एरो रह गए। तो अब लीडर यहां से मूव करेगा इधर और पीछे से क्या करेगा, फॉलोअर क्या करेगा, फॉलोअर इसको फॉलो करेगा। हाँ राइट, तो ये अब आपका जो लीडर है वो आ गया यहाँ पे, और जो फॉलोअर है यहाँ पे आके क्या करेगा, यहाँ पे आके जो एरो उसने फिक्स किया होगा उसको निकाल लेगा। इसका मतलब अब फॉलोअर के हाथ में कितने, एक एरो है फॉलोअर के पास, और लीडर के पास कितने एरोज हैं, 9। क्लियर है चीज, लीडर के हाथ में 9 एरोज हैं। अब क्या करेगा, फिर से वही चीज, ये यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगाएगा, फॉलोअर चेक करेगा कि तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं है। जब तीनों एक लाइन में आ जाएंगी तो ये लीडर को बोलेगा एक एरो यहाँ पे फिक्स कर दो। तो लीडर एक एरो यहाँ फिक्स कर देगा। अब इसके हाथ में कितने एरोज रहेंगे, 8 एरोज, राइट। हाँ 8, क्योंकि एक पीछे लगाया था, एक यहाँ पे लगा दिया। तो अब ये यहाँ से मूव करेगा और फॉलोअर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके फॉलोअर ये वाला एरो निकाल लेगा। अब फॉलोअर के पास कितने एरोज हो गए, 2 एरोज, राइट। क्लियर है चीज, तो ऐसे, हाँ ऐसे करते करते ये आगे करते मूव करते जाएंगे। तो हमने किस इस चीज का, अब देखो इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जनरली क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं एरो के ऊपर, कि हाँ भाई बताओ फॉलोअर के हाथ में इतने एरोज हैं, 4 एरोज हैं फॉलोअर के हाथ में, तो बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, या बोलेंगे हाँ भाई लीडर के हाथ में 6 एरोज हैं, ये लीडर के हाथ में 4 एरोज हैं। तो अगर लीडर के हाथ में 4 एरोज हुए तो फॉलोअर के हाथ में कितने होंगे, 6। टोटल एरोज कितने हैं, टोटल एरोज हैं 10। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमारे इधर हमारे लीडर के पास 8 है तो फॉलोअर के पास 2 है, यहाँ पे लीडर के पास 9 है, यहाँ पे लीडर के पास 9 है तो फॉलोअर के पास 1 है। क्लियर है, मतलब टोटल सम, हाँ टोटल सम दोनों का 10 होना चाहिए। लीडर लगाते जाता है, फॉलोअर निकालते जाता है। ठीक है ना, हाँ एग्जैक्टली समझ गए ये चीज। तो अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आपको नंबर ऑफ एरोज बोल देंगे कि यहाँ पे लीडर के हाथ में इतने एरोज हैं, तो बताओ उसका डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है। ठीक है ना, फॉलोअर के हाथ में इतने एरोज हैं तो बताओ उसका डिस्टेंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है। क्लियर है ये चीज, यस ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे सर, डिस्टेंस तो दिया होगा ना फिर, नहीं जरूरी नहीं है डिस्टेंस दिया हो, हाँ आपको ऑप्शन से समझ आएगा, ऑप्शन को, हाँ ऑप्शन इनको आपको इन टर्म्स ऑफ चेन में दिया होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक, हाँ चेन लेंथ से आपको पता लग जाएगा यार, और हो सकता है ऑप्शन आपको इन टर्म्स ऑफ चेन्स ही दिया हो। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं हम, ये क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, ड्यूरिंग चेनिंग along a straight line, during chaining along a straight line, comma, the leader of the party has 4 arrows in his hand. लीडर के हाथ में कितने हैं, 4 arrows, while the follower has रिपीट करना 6। मैं सामने लिख भी रहा हूं स्क्रीन पे, वहां पे देख सकते हो आप। ठीक है, कह रहे ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, the leader of the party,
the leader of the party has 4 arrows in his hand, has 4 arrows in his hand, while the follower has 6 arrows, while the follower has 6 arrows, full stop. ठीक है. What is the distance of the follower? What is the distance of the follower from the starting point? What is the distance of the follower from the starting point? ठीक है. ऑप्शन लिख लो, सामने लिख रहा हूं, ऑप्शन देख लो. ऑप्शन ए 4 chains, ऑप्शन ए 4 chains, ऑप्शन बी 6 chains, यही है सर, ऑप्शन बी 6। ऑप्शन सी 120 मीटर, ऑप्शन डी 180 मीटर. ठीक है. ठीक है, ये क्लियर हो सबको. देखो ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है चेनिंग कर रहे हैं, लीडर के हाथ में 4 एरोज हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आना चाहिए कि फॉलोअर के हाथ में 6 ही होंगे, क्योंकि टोटल तो 10 है. ठीक है ना. तो इन्होंने वो भी दे रखा है कि फॉलोअर के हाथ में 6 हैं. ठीक है ना. तो बताता कि पूछ रहा है कि बताओ फॉलोअर का स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना है. अगर 6 एरोज उसके हाथ में है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 6 बारी मूव किया होगा. राइट. उसने अगर उसके हाथ में 6 एरोज हैं तो उसने 6 बारी मूव किया है, मतलब 6 बारी चेन खोली है. इसका मतलब 6 बारी चेन खोली है, इसका मतलब वो 6 चेन डिस्टेंस आगे आ गया है. इसमें देखो एक वेरिएशन क्या हो सकती है कि हो सकता है आपको चेन की लेंथ गिवन हो, 30 मीटर चेन यूज कर रहे हैं या 20 मीटर चेन यूज कर रहे हैं. ठीक है ना. तो हो सकता है ऑप्शन आपको ऐसे 4 चेन या 6 चेन ना हो, ऑप्शन आपको हो सकता है 30 मीटर, 60 मीटर, 120 मीटर या 180 मीटर. तो अगर 30 मीटर की चेन होगी, 6 बारी मूव किया, 30 into 6 180 मीटर. क्लियर. राइट. क्लियर है चीज. सर ये भी तो हो सकता है कि वो टाइप ऑफ चेन बोल दे. फॉर एग्जांपल वो बोल देंगे इसके पास इंजीनियरिंग चेन है, उसके पास वो चेन. हाँ. राइट. ठीक है ना. अब हो सकता है अगर इंजीनियरिंग चेन या सर्वेयर चेन बोली है तो आपको फीट में आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको. मीट्रिक चेन बोली तो मीट्रिक चेन आपकी 5 मीटर में, 10 मीटर में, 20 मीटर में, 30 मीटर में भी आती है. तो उसमें उस टाइम वो स्पेसिफाई कर देंगे कि हाँ भाई 20 मीटर की चेन है, 30 मीटर की चेन है. या अगर आपको सीधे वो चेन का नाम दे देंगे, सर्वेयर चेन यूज कर रहा है, गंटर्स चेन यूज कर रहा है, समझ गए, रेवेन्यू चेन यूज कर रहा है, तो उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर 6 एरोज उसके हाथ में है तो इसका मतलब उसने 6 बार मूव किया है. राइट. अगर 6 बार उसने मूव किया है तो इसका मतलब 6 बारी चेन खोली होगी, तो वहां से आप क्या उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो. क्लियर है ये चीज. राइट. क्लियर है ये चीज. ठीक है. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका सर, ये एक बार में एक फुल चेन निकालता है, मतलब कि जैसे 30 मीटर की चेन होगी तो एक बार में 30 मीटर कवर करेगा. 30 मीटर पूरी चेन खोलेंगे, समझ रहे हो. एक बारी जब खोलेंगे आपकी पूरी स्ट्रेट लाइन ना, एक बारी खोलेंगे तो पूरी चेन खोलेंगे आपकी वो. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. क्लियर है ये चीज. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ. विल स्टार्ट विद चेन सर्वेइंग. नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये चेन सर्वेइंग. एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट टॉपिक है. अब हमने देख लिया. हाँ बोलो. सर एक क्वेश्चन आपने दिया था सर, पुल वाला पीछे. कौन सा क्वेश्चन दिया था सर? डिटरमाइन द नॉर्मल पुल फॉर ए टेप ऑफ 20 मीटर लेंथ, वो जो सर ट्रैप क्वेश्चन बता रहे थे सर आप. अच्छा वो वाला. हाँ सर वो निकला नहीं था वो सर. हाँ तो वो क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे वो. ठीक है. वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले ये कर लेते हैं. हाँ लास्ट में डिस्कस करेंगे वो. ठीक है. चलो हम क्या स्टार्ट करते हैं आपका चेन सर्विंग. ठीक है. चलो अब देखो चेन सर्विंग हमने देख लिया. चेनिंग क्या होती है. चेनिंग का मतलब अपने डिस्टेंस मेजर करना. ठीक है ना. अब देखो, अब चेनिंग से आया आपका चेन सर्वे. ठीक है ना. देखो मेन फंडा क्या है आपका चेन सर्वे का. इसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, देखो क्या बोल रहे हैं चेन सर्वे, तो इसका मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वो क्या है आपका, सिर्फ आपका
चेन। आप क्या यूज कर रहे हो? सिर्फ और टेप। चेन आवाज ठीक है? अभी आ रही है आवाज? चेनिंग में टेप आएगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, चेन सर्वे का मतलब क्या आ गया? आप क्या यूज कर रहे हो? चेन यूज कर रहे हो या फिर लेट्स सपोज आप टेप यूज कर रहे हो। ठीक है ना? आप क्या यूज कर रहे हो? चेन यूज कर रहे हो या टेप यूज कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो ये इस टाइप का जो सर्वे है, चेनिंग जो चेन सर्वे है, इसमें आप क्या लोगे? सिर्फ लीनियर मेजरमेंट्स। ठीक है ना? चेन है ना, तो लेंथ ही निकालेगी ना, एंगल थोड़ी निकालेगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो सारा काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? लीनियर मेजरमेंट्स पे। ठीक है ना? आपका जो सारा काम हो रहा है लीनियर मेजरमेंट्स पे हो रहा है। ठीक है ना? तो लेट सपोज आपके पास कोई फील्ड है। लेट सपोज ये आपकी कोई फील्ड आ गई। अब इसका हमने क्या करना है? सर्वे करना है, इसकी डिटेल्स निकालनी है कि यह इसका प्रोफाइल कैसी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हमने इसकी डिटेल्स निकालनी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पूरे एरिया को छोटे छोटे एरियाज में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे? छोटे छोटे एरियाज डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो अब डिवाइड किस में करना? हेलो, आवाज आ रही है क्लियर सबको? उसका डेटा शायद आ रही सर, क्लियर आ रही है। हाँ, ठीक है। तो चलो अब ध्यान दो। ठीक है ना? अब इसमें क्या करेंगे? हम चेन सर्वेइंग में क्या करेंगे? हम पूरे एरिया को हम कहेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन किस शेप में करेंगे? ठीक है ना? लेट सपोज देखो, हमने क्या किया? सबसे पहले करना अपने मेन स्टेशन, एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया, एक यहाँ सेलेक्ट किया, एक कहीं यहाँ सेलेक्ट कर लिया, एक यहाँ सेलेक्ट कर लिया, कहीं भी रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना? इनको कर लिया ज्वाइन आपस में, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से इधर आ गया, इधर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करना है? हमने इस पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है ना? अब इसमें इसमें देखो, इसमें जो मेन चीज का ध्यान रखना है, इसमें जो आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनेंगी, जो आप एरिया को डिवाइड करोगे, वो किसमें करोगे? इन ट्रायंगल्स में। ठीक है? इसको हम किसमें करेंगे? ट्रायंगल्स में। ठीक है? इसीलिए हम इसको चेन ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं। चेन ट्रायंगुलेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम सारा एरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना? उसको हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई ट्रायंगल्स में ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? अब बात आती है कि ट्रायंगल्स में ही क्यों कर रहे हो, और किसी शेप में क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है ना? और किसी शेप में क्यों नहीं कर रहे हो, ट्रायंगल्स में ही कर रहे हो? क्यों बता सकते हैं इसका रीजन? सर सिंपल फिगर है जिसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। हीरोज फार्मूला से। एरिया इजीली निकाल सकते, बिल्कुल हीरोज फार्मूला से, बिल्कुल सही बात है। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। एक और पॉइंट, एक और इसका बड़ा लॉजिकल सा पॉइंट है। सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लो। पहले ड्रा कर लेते हैं। हाँ देखो, उससे फिर आपकी ट्रायंगल्स में ये एक पॉइंट पे भी ट्रायंगल में कोई भी एरिया आप ये छूटता नहीं है, हर एक एरिया जो है कवर्ड हो जाता है। देखो, वो ये सब पॉइंट्स हैं आपके वैलिड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन जो मेन पॉइंट है इसका वो ये है कि एक ट्रायंगल ही एक अकेली ऐसी फिगर है जो अगर आपको सिर्फ लेंथ गिवन हो उससे आप बना सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपको कोई एंगल गिवन ना भी हो ना, तो भी आप ट्रायंगल बना सकते हो। कैसे? लेट सपोज आपको एक ट्रायंगल गिवन है, एक की लेंथ है 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। क्या करोगे? एक 5 मीटर की लाइन ड्रॉ की, यहाँ से एक 6 मीटर की आर्क ड्रॉ कर ली, यहाँ से एक 8 मीटर की आर्क ड्रॉ कर ली, बन गया आपका ट्रायंगल। समझ गए चीज? क्योंकि ट्रायंगल एक आपकी ऐसी फिगर है जो आप क्या करते हो, अगर आपको साइड्स की लेंथ गिवन हो, आप वहां से क्या बना सकते हो? हाँ, ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है ना? तो बाकी अगर कोई भी आपकी फिगर है, कोई भी कोऑर्डिनेटर है, उसको आपको एंगल चाहिए रहता है निकालने के लिए। ठीक है ना? 4 साइड्स गिवन है, आप लेट सपोज कोई आपको अलग अलग फिगर गिवन है, आपको क्या गिवन है? 4 साइड्स गिवन है। लेट सपोज आपको 4 साइड्स गिवन है। ठीक है ना? आपने क्या किया? एक साइड ड्रॉ कर ली। अब लेट सपोज दिस इज 10 मीटर। अब एक साइड है आपकी
8 मीटर, एक है 7 मीटर, एक है आपकी 9 मीटर। अब क्या करोगे, यहाँ से हमारे पास जाने के लिए कुछ है ही नहीं है। मैं एक 8 मीटर की आर्क भी ड्रॉ अगर कर लूं और यहाँ से 7 मीटर की आर्क ड्रॉ कर लूं, अब इसको मैं कट किससे करूं? समझ रहे हो, मेरे पास और कोई पॉइंट ही नहीं है जाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायंगल ही आपकी एक अकेली ऐसी फिगर है जो अगर आपको लेंथ भी गिवन हो, आप उससे क्या निकाल सकते हो, उसकी शेप, उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर ये चीज, समझ गए चीजें? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं हमारा चेन सर्विंग। अब चेन सर्विंग का मतलब क्या है, व्हाट इज चेन सर्विंग, ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्विंग क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है बेसिकली कि आपका जो भी गिवन एरिया है, आपका जो भी गिवन एरिया है, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू अ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स, नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ट्रायंगल्स। और इसमें एक बड़ी पर्टिकुलर सी टर्म आती है, एक बड़ी पर्टिकुलर सी टर्म आती है, जिसका जो टर्म है आपकी, जिसे हम बोलते हैं वेल शेप्ड conditional triangle. Exactly, well conditioned triangle, well conditioned triangles। मतलब हमें क्या करना होता है, हमें कोशिश करनी है जो आपके ट्रायंगल बने, ठीक है ना। हमें कोशिश तो ये करनी है कि जो हम फ्रेमवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बना रहे हैं अपने एरिया के अंदर, दे शुड बी एज नियरली एज equilateral as possible, ठीक है ना। हमें कोशिश करनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं होता आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। तो इसका मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ना भी बने तो हमें क्या बनाने हैं, वेल शेप्ड और वेल कंडीशनड ट्रायंगल्स, ठीक है ना, वेल शेप्ड और वेल कंडीशनड ट्रायंगल्स। अब वेल शेप्ड और वेल कंडीशनड ट्रायंगल कौन से होते हैं, ये बता सकता है मेरे को? सर जिनके एंगल 30 डिग्री कौन से 120 डिग्री के बीच में हो, लेस देन 30 से कम ना हो या 120 से ज्यादा ना हो। हाँ, ज्यादा ना हो, बिल्कुल। आपके जो वेल शेप्ड या वेल कंडीशन ट्रायंगल है, हाँ ठीक है ना, नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री एंड नो एंगल शुड बी ग्रेटर देन 120 डिग्री, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। आपकी जो वेल कंडीशन ट्रायंगल की जो कंडीशन है वो ये है कि कोई भी एंगल आपका 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और कोई भी एंगल आपका 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है चीज? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन किसके लिए, आपके वेल शेप्ड या वेल कंडीशनड ट्रायंगल के लिए, ठीक है। क्लियर है चीज? ठीक है, चलो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो चेन सर्वेइंग का जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है कि गिवन एरिया को हमने छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है। पहले तो कोशिश करनी है कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, ना भी हो तो आपके एटलीस्ट दे शुड बी वेल शेप्ड और वेल कंडीशनड, ठीक है। क्लियर है चीज? ठीक है, तो अब देखते हैं हम करते कैसे हैं सर्वे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो मेन स्टेशन है, लेट्स सपोज जैसे ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट, दिस इज योर सी पॉइंट, डी और ये ई पॉइंट, ठीक है। जो ये आउटर पॉइंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं मेन स्टेशंस, इन्हें हम बोलते हैं मेन स्टेशंस, ठीक है। उसके बाद इन स्टेशंस को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, इन स्टेशंस को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, दीज आर योर जैसे ये एक लाइन है, दीज आर योर मेन लाइंस, दीज आर योर मेन लाइंस, ठीक है। अब मेन लाइंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेन लाइन होती है, कोई बता सकता है कौन सी लाइन होती है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेन लाइन होती है आपकी बेस लाइन। स्टार्ट करें हम बेस लाइन, एग्जैक्टली बेस लाइन, ठीक है ना। एक मेन लाइंस में एक आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं बेस लाइन। अब बेस लाइन कौन सी लाइन होती है, कौन सी लाइन को हम बेस लाइन लेते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है सर वो, लॉन्गेस्ट। देखो इसमें ना दो कंडीशन ध्यान रखना, बेस लाइन, हाँ एग्जैक्टली, इसमें दो कंडीशंस आती हैं आपकी बेस लाइन के लिए। बेस लाइन तो एक तो जो आपकी बेस लाइन है
इसकी जो एक तो पहली आ गई लॉन्गेस्ट मेन लाइन, और जो सेकंड कंडीशन है कि इट शुड डिवाइड द टोटल एरिया इन 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, हर बार जरूर नहीं आपको मिले, 2 इक्वल पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो बेस लाइन निकालने का जो तरीका है दैट इज कि एक तो वो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लाइन बेस लाइन मेन लाइन होनी चाहिए, और दूसरी वो आपके टोटल एरिया को अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो मैंने फिगर ड्रॉ करी है, हमने यहाँ जो फिगर ड्रॉ करी है, इसमें आपकी बेस लाइन कौन सी होगी? BD। इसमें आप BD भी हो सकती है, AC भी हो सकती है, समझ गए? वो फिगर टू फिगर वेरी करेगा, ठीक है ना, वो फिगर टू फिगर वेरी करेगा, ठीक है। क्लियर है चीज? ये आगे क्या आपकी, एक तो आगे मेन, सबसे पहले जो आपने इंपॉर्टेंट स्टेशन सिलेक्ट किए हैं वो आगे आपके मेन स्टेशंस, उसके बाद मेन स्टेशंस को जो लाइन कनेक्ट कर रही है दीज आर योर मेन लाइंस, और उसके बाद जो मेन लाइंस में भी जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होगी और जो आपके टोटल एरिया को अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट विल बी योर बेस लाइन, ठीक है, दैट विल बी योर बेस लाइन, ठीक है। तो बेस लाइन की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, ध्यान रखना, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कभी कभी। बेस लाइन को, जो आपकी बेस लाइन है, दैट शुड बी मेजर्ड विद वेरी हाई एक्यूरेसी, दैट शुड बी मेजर्ड विद वेरी हाई एक्यूरेसी, और इसके लिए हम एक स्पेशल टेप यूज करते हैं, इसको हाँ एग्जैक्टली, इसको हम मेजर करने के लिए एक स्पेशल टेप यूज करते हैं, दैट इज योर इनवर टेप, समझ गए? दैट इज योर इनवर टेप। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में यार, ये जेईई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ये इनवर टेप वाला, ठीक है ना, कि बेस लाइन को हम किससे मेजर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखो जो इनवर टेप है ना, बेस लाइन छोड़ो, इन जनरल जो इनवर टेप है ना, जब भी कोई काम आपको ऐसा करना है जिसमें वेरी हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जहां पे आपको बड़ी हाई एक्यूरेसी चाहिए, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आपकी इनवर टेप, वहां पे हम यूज करते हैं इनवर टेप। कोई बता सकता है इनवर टेप किस किस की बनी है? निकल की, स्टील और निकल की। Yes, exactly. It is an alloy of स्टील एंड निकल, स्टील एंड निकल, ठीक है ना, इट इज एन alloy of steel and nickel, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज? इस चीज का ध्यान रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं इनवर टेप किसकी बनी होती है, इट इज एन alloy of, ठीक है ना, एक आ गया आपका स्टील, सेकंड इज योर निकल। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, मेन स्टेशन देख लिए, मेन लाइंस देख ली, आपकी बेस लाइन देख ली, इसके बाद आती है आपकी चेक लाइन, इसके बाद आती है आपकी चेक लाइन। ये बता सकता है चेक लाइन क्या होती है? व्हाट इज अ चेक लाइन? सर एक्यूरेसी चेक करते हैं वर्क किससे। हाँ बेसिकली, हाँ चेक लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन दैट इज मेजर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे डन, जो आपने सर्वे कर रहे हो, ठीक है ना, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए अगर आप कोई भी लाइन मेजर करो, उसे हम बोलते हैं चेक लाइन। चेक लाइन का एक और नाम है, चेक लाइन को हम प्रूफ लाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, चेक लाइन को हम प्रूफ लाइन भी बोलते हैं, चेक लाइन को हम प्रूफ लाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो कोई भी लेंथ को जो हम मेजर कर रहे हैं फील्ड में अपना काम की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उसे हम बोलते हैं चेक लाइन या प्रूफ लाइन, ठीक है। अब चेक लाइन, अगर आपने लेट सपोज आपने एक चेक लाइन बनानी है, ठीक है ना, वो कैसे बनेंगे? चेक लाइन जो होती है बेसिकली, लेट सपोज जैसे ये बी स्टेशन से किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से मैं जो ऑपोजिट साइड जो आ रही है वहां पे जो लाइन ड्रॉ करूंगा, दैट विल बी माय चेक लाइन। क्लियर है समझ को? ये समझ आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है ना। तो चेक लाइन क्या होगा? कोई भी लाइन जिसको आप मेजर कर रहे हो फील्ड में एक्यूरेसी चेक करने के लिए, या फिर आप किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ कर रहे हो, या फिर किसी भी दो मेन लाइंस को आप कनेक्ट कर रहे हो। लेट सपोज जैसे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इस लाइन,
इस लाइन से इसका जो मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा, ये डिस्टेंस जो मेजर करूंगा ये आपने जो आपका फील्ड पे जो प्लॉट किया होगा उसके बराबर होना चाहिए। दिस विल बी माय चेक लाइन। राइट, क्लियर सबको? एक वर्टेक्स और दूसरा साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड, कोई भी साइड से आप ज्वाइन कर, हाँ कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2 ऑपोजिट साइड्स पे उनको ज्वाइन कर दो, दैट विल बी योर चेक लाइन। उसको मेजर करो और अपने फील्ड में सेम पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करो, वो डिस्टेंस आपका क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ देखो चेक लाइन क्या है बेसिकली। चेक लाइन आपका किसी भी लाइन का अगर आप डिस्टेंस मेजर करो, वो आपका जो फील्ड पे जो आपने डिस्टेंस मेजर किया होगा, देखो मैं प्लॉटिंग करने की बात करूं, आपने प्लॉट कर लिया, आपने यहाँ पे डिस्टेंस मेजर किया, स्केल से कन्वर्ट करोगे एक्चुअल डिस्टेंस में, फील्ड पे जाके सेम पॉइंट आप मेजर करोगे, उनके बीच का डिस्टेंस वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या किया, आपने जो सर्वे किया है वो सही किया है। ठीक है ना? तो अब चेक लाइन ड्रॉ करने के 2 तरीके हैं आपके। एक तो किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे लाइन ड्रॉप कर दो, एक वो तरीका हो गया, या कोई भी 2 लाइंस के ऑपोजिट लाइंस पे आप 2 रैंडम पॉइंट ले लो, उनको ज्वाइन करो, वो भी आपकी एक चेक लाइन बन गई। क्लियर है चीज? इनका डिस्टेंस मेजर करो, इनको जाके फील्ड में मेजर करो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी सेम। ठीक है, क्लियर है चीज? राइट, चलो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी, नेक्स्ट इज योर टाई लाइन। नेक्स्ट इज योर टाई लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर टाई लाइन। अब टाई लाइन क्या चीज है? अब आपकी टाई लाइन क्या चीज है, ये बता सकते हैं? व्हाट इज अ टाई लाइन? क्या पर्पस क्या है टाई लाइन का? सर मेन लाइन पे स्टेशन वो बिल्ड करती है सर ये, और साथ में ऑफसेट के काम में भी आ जाती है, लॉन्गेस्ट ऑफसेट पे। हाँ देखो टाई लाइन का क्या काम, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना टाई लाइन का, जो चाहता हूँ, जो मेन ऑब्जेक्टिव है टाई लाइन का वो है आपकी नियर बाय जो आगे पीछे की ऑब्जेक्ट की हमने की डिटेल्स लेनी है। ठीक है ना? कोई भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दो, कोई, हाँ ठीक है ना, कोई भी आप एक रैंडम लाइन ज्वाइन कर दो, आप कोई भी रैंडम लाइन ज्वाइन कर दो। लेट सपोज जैसे मैंने यही लाइन आपकी, ये चेक लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके लेट सपोज यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बिजली का खंबा है, यहाँ पे कोई आपका लेट सपोज कोई कुआं है यहाँ पे। ठीक है ना? अब इनकी डिटेल्स लेने के लिए कि ये कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, जो ऑफसेट लेते हो, वो काम किससे करते हैं हम? टाई लाइन से। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, समझ आ रहा है? टाई लाइन क्या होगी? जो नियर बाय ऑब्जेक्ट की डिटेल्स लेने के लिए जो हम लाइन यूज करते हैं, दैट इज योर टाई लाइन। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने कौन सी लाइन को टाई लाइन लिया? चेक लाइन को टाई लाइन लिया। जो मैंने आपको यहाँ बताया है, जो मैंने आपको इधर बताया नियर बाय ऑब्जेक्ट डिटेल लेने के लिए, ये लाइन कौन सी है? ये लाइन आपकी, मैंने चेक लाइन भी आपको बताई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी टाई लाइन है, जो आपकी टाई लाइन है, ये आपकी चेक लाइन का भी पर्पस क्या कर सकती है? सॉल्व कर सकती है। तो इसका मतलब आपकी टाई लाइन एक चेक लाइन का भी काम कर सकती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना? तो हमारी कौन कौन सी, एक मेन लाइन हो गई, बेस लाइन हो गई, चेक लाइन होगी जिसको प्रूफ लाइन भी बोलते हैं, और लास्ट आ गई आपकी टाई लाइन। और टाई लाइन आपकी एक चेक लाइन का भी पर्पस सॉल्व कर सकती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज योर, देखो अब हमने प्लॉटिंग कर ली, सारी ड्राइंग बना ली हमने, सारी प्लॉटिंग कर ली। नेक्स्ट काम आता है फील्ड वर्क पे। अब जो हमारा जो मेन काम होता है फील्ड वर्क पे, वो आता है टाई लाइन के स्टार्ट होता है, टाई लाइन के साथ हमारा काम स्टार्ट होता है। और वो हम टाई लाइन किसके लिए यूज कर रहे हैं? नियर बाय ऑब्जेक्ट की डिटेल देने के लिए। अब ये जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की जो डिटेल ले रहे हो, उसकी एंट्री तो कहीं पे करनी पड़ेगी ना, उसका हमने कहीं ना कहीं पे उसका रिकॉर्ड तो बनाना पड़ेगा। तो वो हम जो रिकॉर्ड बनाते हैं, वो बनाते हैं, इसका आपने सबने सुना होगा नाम,
फील्ड बुक। देखिए फील्ड बुक यूज भी की होगी, यूज की है फील्ड बुक? नो सर। यस सर। नहीं यूज की है? इंजीनियरिंग कैसे की है भाई अगर फील्ड बुक नहीं यूज की? ठीक है, देखो ये कुछ इस तरीके से होती है। मैं आपको एक इसका पेज ड्रॉ करके देता बनेंगे हूँ। ना अब सर ऐसे जेई बन के। लंबी जेई बन के कोई यूज नहीं होती है भाई, टेंशन मत लो। सर वहाँ थ्योरी कहीं पढ़ाई काम वाला नहीं आती है। प्रैक्टिकल जेई बन के कर लेना। वहाँ पासबुक ही आइएगा। कुछ कहीं का यूज नहीं होगी, पर चलो पेपर में यूज होगी, बस पेपर क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां यूज हो जाएगी। ठीक है ना? चलो इस चीज का ध्यान रखो। देखो फील्ड बुक आपकी ना बेसिकली क्या होता है, एक लंबी सी किताब होती है जिसमें क्या होता है, आपकी टाई लाइन ऑलरेडी बनी होती है। ठीक है ना? ये कुछ इस तरीके से आपकी, हाँ कुछ इस तरीके से आपकी टाई लाइन बनी होती है। अब इसमें दो तरीके की फील्ड बुक आती है। एक आती है आपकी जैसे ये सिंगल लाइन फील्ड बुक, एक सिंगल लाइन आती है, और जो दूसरी आती है वो आती है आपकी डबल लाइन फील्ड बुक। ठीक है, एक आती है सिंगल लाइन और दूसरी आती है आपकी डबल लाइन फील्ड बुक। ठीक है, जो सिंगल लाइन फील्ड बुक होती है, जो आपकी जो सिंगल लाइन फील्ड बुक होती है, वो हम यूज करते हैं जब आपका क्या होगा, बड़ा डिटेल्ड काम करना है। जो सिंगल लाइन यूज होती है, इट इज यूज्ड फॉर डिटेल्ड सर्वे, और जो डबल लाइन यूज होती है वो आपकी नॉर्मल डे टू डे जो ऑर्डिनरी वर्क्स है वहां पे यूज होगी आपकी डबल लाइन फील्ड बुक फॉर ऑर्डिनरी वर्क्स। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, इसमें आप करते क्या है, देखो एक एक लेट्स सपोज एक छोटी सी मैं सेक्शन ड्रॉ करता हूँ आपकी फील्ड बुक की। लेट्स सपोज ये एक आपकी फील्ड, तो खोजी हूँ। लेट्स सपोज ये आपकी एक फील्ड बुक आ गई, ये आ गई उसके बीच की सेंटर लाइन, ये आ गई आपकी सेंटर लाइन। ठीक है ना? अब क्या करते हैं, हमारी चेन लाइन लेट्स सपोज यहां से स्टार्ट होती है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट 0 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से इस ये आपने टाई लाइन जो है आपकी, इसके लॉन्ग क्या करते हैं, चेनिंग करते जानी है। ठीक है ना? यहां से लेट्स सपोज ये मेरा एक फील्ड है, और कोई भी मैंने ये आपकी एक जनरल फिगर सी ड्रॉ कर ली, ये मेरे स्टेशन आ गए, मैं यहां से यहां पे कर रहा हूँ चेनिंग, ये मेरी टाई लाइन है। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिजली का खंबा है, यहाँ पे एक कुछ भी एक लेट सपोज एक पेड़ है, कोई बड़ा सा पुराना पेड़ है। ठीक है, ये जो ये पॉइंट है मेरा, जो मेरा ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये पॉइंट दिस इज ये 0 मीटर वाला, यहां से मैंने कर दी चेनिंग स्टार्ट। मैंने पहले डिस्टेंस मेजर किया कहां से, इस पॉइंट से लेके इस बिल्डिंग के स्टार्टिंग पॉइंट वाला। लेट्स सपोज ये आ गई मेरी बिल्डिंग। ठीक है, मैं यहां से इधर आया, जो बिल्डिंग का पॉइंट है ये दिस इज 5 मीटर, और इस 5 मीटर से मैंने ऑफसेट लिया बिल्डिंग तक, ये आ गया आपका 2 मीटर, दिस इज योर 2 मीटर्स। इसकी मैंने कर दी एंट्री। इसके बाद मैं आगे गया, यहाँ पे मेरा एक बिजली का खंबा है, तो 5 मीटर से आगे इधर आ जाओ यहाँ तक, तो 5 से मैं 8 मीटर और आगे गया, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका ये 13 मीटर। और हाँ, यहाँ से ये लेट सपोज ये आ गया आपके 3 मीटर दूर मेरा बिजली का खंबा है। इसके बाद और आगे गए, ये आ गया लेट सपोज यहाँ पे कोई पेड़ है। अब 13 मीटर से आगे मैं 7 मीटर और गया, तो टोटल कितना हो गया 20 मीटर्स। ये आ गया मेरा 20 मीटर्स, और ये लेट सपोज है 1.5 मीटर दूर 1.5 मीटर। ठीक है ना? ऐसे एंट्री करते हैं हम कहाँ पे, फील्ड बुक में। क्लियर है? ऐसे हम एंट्री करते हैं आपके फील्ड बुक पे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, देखो अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप पे आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, एक क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, देखो लेट्स सपोज एक हम कहीं पे चेनिंग कर रहे हैं भाई, लेट्स सपोज एक यहाँ पे हम चेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक आपका लेट्स सपोज कोई पेड़ है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है। अब ये आ गया आपका 0 पॉइंट, यहां से आपकी चेनिंग स्टार्ट हुई 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये आ गया आपका 9 मीटर, ठीक है। दिस इज योर ये आ गया 2 मीटर और ये आ गया आपका 5 मीटर, ठीक है, ये आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो इसको ले लो पॉइंट ए और इसको ले लो पॉइंट बी, ठीक है। आपको ऐसे पेपर में क्वेश्चन में फिगर दी होगी, बोलेंगे भाई ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन आ गया, चलो करो आप क्वेश्चन करो ये, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, what is the distance 5 meter between what is the distance between A and B? 5 meter सर। 5 meters, जी सर। ठीक है। क्या करेंगे इसमें, क्या किया आप लोगों ने, क्या यूज किया, वही ना सर, पाइथागोरस देखो और ट्रायंगुलेशन। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, पाइथागोरस थ्योरम, कुछ नहीं करना हमने। अब देखो ए पॉइंट का स्टार्टिंग से डिस्टेंस है 5 मीटर और जो बी का स्टार्टिंग से डिस्टेंस है 9 मीटर, तो आपस में डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर, इनका आपस में डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। तो मतलब लेट्स सपोज ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो ऐसे करके, तो इसका ए से बी के जो डिस्टेंस है दिस इज 4 मीटर। अब आपका जो टाई लाइन से ए पॉइंट का डिस्टेंस है 2 मीटर और टाई लाइन से आपके बी पॉइंट का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो आपस में कितना डिस्टेंस होगा 5 माइनस 2, दिस इज 3 मीटर। तो यहां से आप क्या ए बी नहीं निकाल सकते, क्या यूज करोगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एसी ले लो, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, 4 प्लस 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 16 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ गया आपका 5 मीटर्स। क्लियर है चीज, ठीक है, क्लियर है चीज। तो क्या किया सिंपल हमने क्या, हमने सिंपल यूज किया आपकी पाइथागोरस थ्योरम। आपको सब कुछ गिवन है सामने, थोड़ा सा आपने लॉजिक सा लगाना है, डिस्टेंस निकालना है बीच में और क्या यूज कर लेनी है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, जो आप डिस्टेंस कौन कौन से मेजर कर रहे हो। एक तो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो अलोंग द टाई लाइन, देखो अब इस पे ध्यान दो, एक तो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो अलोंग द टाई लाइन और दूसरा डिस्टेंस कौन सा मेजर कर रहे हो, लैटरल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लैटरल डिस्टेंस, ठीक है ना। एक तो हो गया आपका अलोंग द चेन लाइन और दूसरा जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो दैट इज योर लैटरल डिस्टेंस। इस लैटरल डिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑफसेट। क्लियर चीज, इस लैटरल डिस्टेंस को, जो ये 2 मीटर है, जो ये आपका 2 मीटर डिस्टेंस है, जो ये 5 मीटर डिस्टेंस है, ये सब क्या है, दीज आर योर ऑफसेट्स, दीज आर योर ऑफसेट्स। तो इसका मतलब ऑफसेट क्या हो गया, एनी डिस्टेंस मेजर्ड टू द लैटरल डायरेक्शन, टू द ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ योर सर्वे लाइन, टाई लाइन, जो भी है उसका जो लैटरल डायरेक्शन में, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन जो आप डिस्टेंस मेजर करोगे दैट इज योर ऑफसेट, ठीक है। अब देखो इसमें अब ऑफसेट भी 2 टाइप के हैं, ऑफसेट भी आपके 2 टाइप के हैं। देखो जनरली जब हम ऑफसेट बोलते हैं ना, जब ऑफसेट बोल दिया हमने, तो इट इज अज्यूम्ड जो
एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। यस, परपेंडिकुलर। समझ गई चीज? जब जब ऑफसेट बोली तो इसका मतलब दैट इज अ परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है ना। अगर आपका किसी और एंगल पे ऑफसेट होगा तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? जब सिंपल ऑफसेट बोला है तो इसका मतलब इट इज अ परपेंडिकुलर ऑफसेट, तो एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अलावा अगर कोई भी एंगल होगा, 90 डिग्री के अलावा अगर कोई भी एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्लिक ऑफसेट। क्लियर है चीज? ठीक है, इसे हम बोलेंगे ऑब्लिक ऑफसेट, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक चीज आती है, ऑफसेट की जब आप प्लॉटिंग कर रहे हो, आप जब ऑफसेट ले रहे हो तो अब एंगल कितना लेना? 90 डिग्री लेना है, ठीक है। एंगल आपने 90 डिग्री लेना। हो सकता है फील्ड में आपने 90 डिग्री एंगल लिया हो, लेकिन जब ड्राइंग पे प्लॉट करने लगे एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री आगे पीछे हो गया। समझिए चीज? उससे क्या आ जाएगा? आपका एरर आ जाएगा। उससे क्या आ जाएगा? आपका फील्ड इसमें प्लॉटिंग में एरर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हमारा अगला टॉपिक आता है, इस पॉइंट से हमारा अगला टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। लिमिटिंग लेंथ का क्या मतलब? व्हाट इज लिमिटिंग लेंथ? हमने तो बोल दिया लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। व्हाट इज लिमिटिंग लेंथ? What will be the lower limit and upper limit of नहीं, offset? मतलब ले सकते हैं। हाँ, कितनी ले सकते हैं लेंथ, दैट इज लिमिटिंग लेंथ। देखो, लिमिटिंग लेंथ का मतलब है ये वो लेंथ है ऑफसेट की जिसकी प्लॉटिंग में अगर एरर आ भी जाए तो एरर आपका विद इन परमिसिबल लिमिट्स हो। समझ गए? लिमिटिंग लेंथ होगी कि वो लेंथ जिसके प्लॉटिंग के दौरान अगर एरर आ भी जाए तो दैट एरर शुड बी विद इन परमिसिबल लिमिट्स। मतलब इस लेंथ को एक्सीड किया तो हमारे एरर के आने के चांसेस, एरर का जो अमाउंट है, क्वांटिटेटिव अमाउंट है, इट विल इंक्रीज, ठीक है ना, इट विल इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एरर को विद इन लिमिट्स रख रहे हैं तो इसका मतलब एरर की कोई लिमिट भी होगी। समझिए? जब लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट है कि लिमिटिंग लेंथ इज दैट लेंथ विद इन विच द ऑफसेट विद इन विच द एरर इज विद इन परमिसिबल लिमिट्स, तो इसका मतलब एरर की भी कोई परमिसिबल लिमिट होगी। जब ऑफसेट की लेंथ परमिसिबल लिमिट पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब एरर की भी कोई परमिसिबल लिमिट होगी। तो हमारे एरर की जो परमिसिबल लिमिट्स है विद इन प्लॉटिंग, फॉर प्लॉटिंग जो आपकी परमिसिबल लिमिट है, कोई बता सकता है कितनी है? परमिसिबल जो लिमिट है, हाँ, दैट इज 0.25 mm. That is 0.25 mm. मतलब प्लॉटिंग में, फॉर प्लॉटिंग 0.25 mm, या फिर इसको हम 0.025 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, 0.025 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। देखो, पढ़ने में तो देखने में बड़ा छोटा लग रहा है यार, कुछ भी नहीं एरर यार, 0.25 mm या 0.025 सेंटीमीटर, ये एरर तो बड़ा ही छोटा है, ठीक है ना, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। देखो, बात हम कर रहे हैं प्लॉटिंग की, बट सर ये स्केल में लिया जाता है इसको। हाँ देखो, बस वही बात, इसको जब हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे अपने, जब फील्ड में, लेट्स सपोज योर स्केल इज 1:10,000, जब ये 0.025 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आपका एरर सोचो कहां पे जाएगा। समझ रहे चीज ये? ठीक है ना। ये हम सिर्फ एरर की बात कर रहे हैं, किसमें? प्लॉटिंग में बात कर रहे हैं कि भाई दिस इज योर परमिसिबल लिमिट 0.25 mm। तो आप तो बोलोगे यार तो बड़ी छोटी सी लिमिट है, इतना छोटा एरर है। ये तो छोटा एरर बोलने में, देखने में है, प्लॉटिंग में है। जब एक्चुअल फील्ड की हम बात करेंगे, जब ये 0.025 सेंटीमीटर आपके स्केल से मल्टीप्लाई होगा तब ये एरर बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ गए चीज? ये क्लियर है सबको? इस चीज का ध्यान रखना, परमिसिबल लिमिट आपका एरर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है।
या आपका परमिसिबल जो लिमिट है 0.25 mm या 0.025 सेंटीमीटर। दिस इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ योर एरर इन केस ऑफ प्लॉटिंग। ठीक है, क्लियर है चीज ये? ठीक है, तो अब एरर अब आपका जो ऑफसेट का है वो किस किस में आ सकता है? ठीक है, अब देखो आपका जो एरर है, अगर आप एक ऑफसेट अगर आप ले रहे हो, प्लॉट कर रहे हो, आपका जो एरर है वो किस किस चीज में आ सकता है, बता सकता है मेरे को? एक तो एंगल में आ सकता है और लेटरल लेंथ। देखो दो ही चीजें तो, हाँ दो ही तो चीजें आप देख रहे हो, एक लेंथ निकाल रहे हो, एंगल ले रहे हो। ठीक है ना, आप दो ही चीज, अब जब प्लॉटिंग कर रहे हो, आप जब ऑफसेट ले रहे हो, क्या एक 90 डिग्री एंगल देख रहे हो? अगर आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट है, एक 90 डिग्री एंगल और एक लेंथ, दो ही चीजें आप नोट करोगे, तो एरर भी आपका इन्हीं दो में आ सकता है। ठीक है ना, एरर भी आपका इन्हीं दो में आ सकता है। तो इसमें आपके दो केस बनते हैं, इसमें आपके दो केस बनते हैं। पहला केस है, फर्स्ट केस इज when error is in direction only, when error is in direction only। इसका मतलब क्या हुआ, आपने लेंथ सही प्लॉट करी है लेकिन डायरेक्शन आपने गलत प्लॉट कर दी है। समझ गए? लेट्स सपोज एंगल आपका 90, परपेंडिकुलर ऑफसेट की बात करते हैं, एंगल आपका 90 डिग्री था, आपने प्लॉट कर दी 91 डिग्री, आपने प्लॉट कर दी 92 डिग्री, आपने प्लॉट कर दी 89 डिग्री। 1 डिग्री का एरर कहाँ पे? प्लॉटिंग में है। फील्ड में 1 डिग्री जब आपका एक्सपैंड होगा तो वो पोजीशन जो होगी आपके पॉइंट्स की, वो क्या करेगी? शिफ्ट कर जाएगी। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, देखो अब इसको हम प्रैक्टिकली, इसको हम यहाँ पे अभी देखते हैं। लेट्स सपोज ये मेरी कोई आपकी टाई लाइन है, ये मेरी कोई एक टाई लाइन है। लेट्स सपोज मुझे इस पे एक पॉइंट प्लॉट, मैंने फील्ड में सर्वे किया, मैंने पॉइंट लिया, तो लेट्स सपोज मेरी जो एक्चुअल पोजीशन थी पॉइंट की, ये था मेरा स्टेशन पे पॉइंट आपके टाई लाइन पे। लेट्स सपोज मेरा जो पॉइंट आना था वो यहाँ पे था। लेट्स सपोज ये था मेरा पॉइंट P, ये था मेरा पॉइंट P। लेकिन जब मैं प्लॉट करने गया, जब मैंने इसको ड्राइंग पे प्लॉट किया, जब मैंने इस पॉइंट को ड्राइंग पे प्लॉट किया, मैंने प्लॉट कर दिया इसको, लेट्स सपोज मैंने कर दिया इसको कहीं इधर प्लॉट, सॉरी एक मिनट, मैंने इसको कर दिया यहाँ पे प्लॉट। ठीक है, लेट्स सपोज ये पोजीशन है इसकी P1। एक्चुअल जो पोजीशन थी वो थी ये। ठीक है, मैं जब प्लॉट करने आया, मैंने प्लॉट कर दिया P1 पे। ठीक है, दिस, ये जो डिफरेंस है, दिस इज एंगल थीटा। मतलब आपका जो डिफरेंस है वो एंगल में है। इसका मतलब जो लेंथ मेरी, लेट्स सपोज इसको O ले लो, जो लेंथ मेरी OP की है वही लेंथ आपकी किसकी है? OP1 की है। लेट्स सपोज इसको ले लो आप L, तो इसका मतलब ये लेंथ भी बराबर है, क्योंकि आपका एरर किस में है? एरर इज ओनली इन योर डायरेक्शन। एंगल सिर्फ, जो एरर है वो सिर्फ है आपकी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो आपका लेंथ OP1 है, दैट सेम लेंथ इज योर OP। तो इसका मतलब अगर यहां से मैं एक आर्क ड्रॉ करूं यहां से, तो ये आर्क आपकी इसको जाके मीट करेगी, राइट? OP1 को अगर मैं रेडियस रख के, OP1 को अगर मैं रेडियस रख के एक आर्क ड्रॉ करूं, वो कहीं यहीं पे आके मिलेगी। क्लियर है ये चीज? क्योंकि OP1 और OP की लेंथ बराबर है। ऑफसेट की आपने लेंथ सही प्लॉट करी है, सिर्फ एंगल गलत प्लॉट किया है। क्लियर है ये चीज? तो इसका मतलब जो मेरे पॉइंट की जो पोजीशन शिफ्ट हुई है वो कहां से कहां हो गई है? मेरा पॉइंट P से P1 पे चला गया है। मेरा जो पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन थी, एक्चुअल पोजीशन थी
दैट वाज P, और जो प्लॉटेड पोजीशन है, जो प्लॉटेड पोजीशन है, दैट इज P1, दैट इज P1। दोनों की लेंथ बराबर है। तो इसका मतलब अगर मुझे एरर इन डायरेक्शन, अगर मुझे इसकी लेंथ ऑफ एरर निकालना होगा, वो कौन सा होगा लेंथ ऑफ एरर? एरर क्या आ गया मेरा? एरर नहीं, देखो एरर इज योर थीटा, लेकिन हाँ P1, एरर तो मेरा थीटा है, लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या? मेरे ऑफसेट की पोजीशन शिफ्ट होगी, ठीक है ना? तो हाँ, एरर इन पोजीशन क्या आ गया? एरर इन पोजीशन इज योर P1। क्लियर ये चीज, राइट? मतलब जो मेरा पोजीशन P पे आनी थी, वो पोजीशन आ गई मेरी P1 पे। क्यों? क्योंकि मेरा क्या था? एंगुलर एरर आ गया, थीटा आ गया, पॉइंट शिफ्ट हो गया। तो अब अगर मुझे ये लेंथ निकालनी हो, क्या मैं निकाल सकता हूँ? yes, क्या ये लेंथ निकाल सकता हूँ मैं P1? कैसे निकालूंगा? ट्रायंगल बन गया ना सर। हाँ, ये ट्रायंगल बन गया आपका, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। तो आप यहां से ट्रायंगल से आप क्या करोगे? देखो दो तरीके निकालने के। आपका जो थीटा है दैट इज योर सेक्टर एंगल। अगर हम ये आर्क ले लें, P1 आर्क अगर मैं कंसीडर कर लूं, दिस इज योर आर्क, थीटा इज योर सेक्टर एंगल, L इज योर रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, राइट? क्लियर है चीज? L is equal to r theta, yes sir. हाँ बिल्कुल, L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है ना? तो अगर मुझे थीटा पता हो, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P1, ठीक है ना? एक तरीका ये निकालने का। दूसरा तरीका जो है, हम क्या करते हैं, पॉइंट P से हम क्या करते हैं, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं OP1 पे, ठीक है? हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे OP1 पे, ठीक है? तो लेट सपोज ये जो ये पॉइंट आ गया, इट इज P2, इट इज P2, और अज्यूम करते हैं दैट P1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P2। तो इसका मतलब जो मेरा एरर है, दैट माय एरर इज इक्वल टू P2। क्लियर है चीज? ये समझ आया सबको? क्या किया मैंने? P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया OP1 पे, जिसकी पोजीशन आ गई P2। ये आ गया 90 डिग्री एंगल, दिस इज योर 90 डिग्री। तो जो आपका P2 है, इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P1। तो जो मेरा एरर आ गया वो आ गया P2। तो अब क्या मैं P2 निकाल सकता हूं? मेरे पास थीटा लेंथ भी है, मेरे पास थीटा एंगल भी है, और एक आपका हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी है L मेरे पास। तो आप P2 निकाल सकते हो? जी सर। क्या आ जाएगा P2? देखो cos tan sin क्या लगेगा आपका? देखो cos tan कुछ लगेगा यहाँ पे, देखो क्या लगेगा आपका? मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास, तो cos थीटा। हाँ, cos थीटा क्या लगेगा? cos थोड़ी लगेगा यार, sin थीटा, sin थीटा लगेगा, ठीक है? साइन लगेगा, sin लगेगा। व्हाट इज sin थीटा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन, बिल्कुल, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब P2 अपॉन OP। तो इसका मतलब P2 इज इक्वल टू L sin थीटा। इसका मतलब जो आपका एरर है इट इज इक्वल टू L sin थीटा। क्लियर है ये चीज? ये आ गया आपका एरर आ गया आपका L sin थीटा। पर ये L sin थीटा आया क्या है? दिस एरर E इज इक्वल टू L sin थीटा मीटर्स। ये आपका जो लेंथ आई है, ये आई है फील्ड की लेंथ L sin थीटा। अब इसको आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है?
ड्राइंग डिस्टेंस में कन्वर्ट करना, चेक करने के लिए कि क्या ये हमारा परमिसिबल लिमिट में है या नहीं है। क्लियर है चीज? दिस इज योर एल साइन थीटा। तो लेट सपोज मेरा स्केल है, जो स्केल ऑफ योर ड्राइंग, स्केल ऑफ ड्राइंग है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एस मीटर्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एस मीटर। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग क्या आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू एल साइन थीटा। क्या करेंगे, इसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हमने ग्राउंड डिस्टेंस को ड्राइंग डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इज इक्वल टू एल साइन थीटा अपॉन एस सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। अब क्या आ गया, ये आ गया मेरा लेंथ ऑफ एरर ऑन ड्राइंग। तो परमिसिबल लिमिट क्या है, 0.025 सेंटीमीटर। तो ये जो ये एरर है, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर्स। क्लियर है ये चीज? जो आपका लेंथ ऑफ एरर आया ड्राइंग पे एल साइन थीटा अपॉन एस, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर्स। ठीक है। तो लिमिटिंग केस क्या बनेगा इसका, व्हाट विल बी द लिमिटिंग केस, जब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मेरा लिमिटिंग केस क्या आ गया, अगर मुझे लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट निकालनी हो जहां पे एरर आपका मैक्सिमम है, वो क्या होगा, एल साइन थीटा अपॉन एस इज इक्वल टू 0.025। इसका मतलब दिस implies limiting length of offset is equal to 0.025 s upon sin theta। ठीक है। किसी को ये समझने में कोई दिक्कत, ये समझ आया सबको? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। हमने क्या किया, लिमिटिंग लेंथ हो, अगर हमारा एरर मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.025 सेंटीमीटर। जब हमारा एरर अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाता है, उस केस में आपकी ऑफसेट की लेंथ कितनी होगी। ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। देखो, इस आपके दो केस बनते हैं, एक ये वाला, एक आगे वाला केस आएगा, पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो इसी केस पे बनता है। ठीक है ना। क्योंकि आगे देखोगे आप, जो उसका मैं बताऊंगा, उसमें जो आपका फॉर्मूला जो होता है, जो बनता है, वो बड़ा कम्प्लेक्स फॉर्मूला है। तो विदाउट कैलकुलेटर उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो इसको भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें हम कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो सेकंड केस बनेगा दैट इज वेरी कम्प्लेक्स। ठीक है ना। करेंगे वो भी, वही बताऊंगा है क्या चीज है, लेकिन वो आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो आपका केस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, कैलकुलेट the limiting length of offset, comma, if the maximum error in laying offset, is 2 degrees, थीटा कितना आ गया आपका, 2 degrees, and the scale of the map
is 1 centimeter is equal to 100 meters. 1 centimeter is equal to 100 meters. ठीक है, ऑप्शन लिख लो. ऑप्शन ए 2.5 मीटर, ऑप्शन बी 71.63 मीटर, ऑप्शन सी 250 मीटर्स, या ऑप्शन डी 2865 meters. 2865 meters. 2865 meters. बी पार्ट सर 71.63. कैसे किया? सर कैसे किया? कैसे सब फार्मूला से कैसे L कैलकुलेशन L is equal to 0.025 into 100 divided by sin 2 degree. हाँ, sin 2 डिग्री बिल्कुल. हाँ, उसके बाद कैलकुलेशन की सर कैलकुलेटर पे. देखो पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है ना, इसलिए जितना कैलकुलेटर अवॉइड कर सकते हो ना उतना अवॉइड करो यार, ठीक है ना. ये अभी हमें लगता है कि यार कर लेते हैं कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, या घर पे हम प्रैक्टिस करते टाइम भी हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना. तो सर एंगल वही दिया में होगा जो हमें पता होगी, मतलब sin 30, sin 45, sin 90, sin 30, sin 45. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो दिया आपको होगा जो ना. एंगल पता होगी ये, हाँ, या तो वो दिया होगा. देखो इसको निकालने के लिए भी ट्रिक है एक. देखो इसको निकालने के लिए भी एक ट्रिक है, जो sin 2 डिग्री, 1 डिग्री या 4 डिग्री, 5 डिग्री जो भी है, इसको निकालने की एक ट्रिक है. देखो पहली चीज तो ये sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0. sin 0 0 होता है. इसका मतलब जो ये sin 2 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू कुछ पॉइंट्स में होगी, बड़ी छोटी सी माइन्यूट सी वैल्यू होगी इसकी. क्लियर है ये चीज? जी सर. ठीक है, ठीक है ना. अब देखो आपके sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, बता सकता है कोई? 1/√2. 1/2 मतलब 0.5. इसका मतलब 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0.5/30. 0.5/30, राइट. 0.5/30 यही होगी, ठीक है. तो इसका मतलब 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0.5/30 into 2. ये सब्स्टिट्यूट करके देखो. अब देखो आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है. L कितना हो गया आपका? मुझे एरर निकालना ना. L इज इक्वल टू 0.025 इंटू S आ गया आपका 100 अपॉन 0.5/30 इंटू 2. करो जरा कैलकुलेट, देखो, ठीक है. तो L इज इक्वल टू 25 इंटू 100. 30 ऊपर चला जाएगा, 30 चले गया ऊपर, और 0.5 का 10 चले गया ऊपर, अपॉन 0.025 के 3 0 आगे नीचे, इंटू 5 इंटू 2. ये 1 2 3 0 के, ये 3 0 चले गए, ठीक है. 5 ये आ गया 5 5 और ये आ गया 2 15. अब 15 इंटू 5 क्या आ गया? 75. तो 75 के आसपास वाला ऑप्शन देख लो क्या है. 71.63 आंसर हो गया सॉल्व. जी सर अब हो गया. अब हो गया ना बिना कैलकुलेटर के. जी सर हो गया. देखो ये वही मेरे को बताया, एक छोटी सी ट्रिक होती है. देखो जो आपके एमसीक्यूज वगैरह होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, इसमें कैलकुलेशंस में बड़ी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं.
जो नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता होती है, हमें लगता है यार ये बिना कैलकुलेटर के हो ही नहीं पाएगा, छोड़ दो इसको। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन है आपका एसएससी का 2017 का पेपर है, क्वेश्चन है ये एसएससी में। ये क्वेश्चन आया आपका एसएससी में 2017 में, इवनिंग सेशन का ये पेपर है, क्वेश्चन है ये। तो एसएससी में भी आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर ये पेपर आपका एसएससी में आया तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा कुछ वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब आप इसको कंपेयर करके देख लो, आपके पास अगर कैलकुलेटर है आपके पास, तो sin 2 की ऐसे वैल्यू निकाल के देखो, और इस कैलकुलेटर से जो मैंने इसमें जो हमने जो निकाली है वो वैल्यू निकाल के देखो, बड़ा छोटा सा फर्क होगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा। अब sin 2 डिग्री देखो वैल्यू कितनी होती है, वो देखो कितनी है, और हमने जो निकाली है 0.5 इंटू 2/30, उसका डिफरेंस देखो कितना होता है। ठीक है ना, तो बड़ा छोटा सा फर्क आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको इतनी आपको कैलकुलेशन, इतनी अप्रोक्सीमेशन करके चलना पड़ता है, तभी आपके जो क्वेश्चन है जल्दी सॉल्व होंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो क्वेश्चन एक। If the scale of the drawing is, if the scale of the drawing is, if the scale of the drawing is 1 centimeter is equal to 50 meter, 1 centimeter is equal to 50 meter, full stop, full stop. Find out the limiting length of offset. Find out the limiting length of offset if maximum error allowed, if the limiting maximum length of offset, limiting length of offset, limiting length of offset, if maximum error allowed, if maximum error allowed in direction is 5 degrees, is 5 degrees। ठीक है, अब ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 7.55 मीटर, ऑप्शन बी 14.34 मीटर, ऑप्शन सी 74.13 मीटर्स, या ऑप्शन डी 156 मीटर्स। ऑप्शन देखो सामने। सर सी पॉट 74.13। एक बारी फिर से करो, ध्यान से देखो, गलत आ रहा है। 14.34 14.34 आना चाहिए। ये आ सकता है। हैं? कितना आ सकता है? डी बी पार्ट बिल्कुल बिल्कुल। आपका स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। और थीटा कितना है आपका? 5 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 डिग्री के लिए आपका एरर कितना होगा? 0.5 अपॉन 30 इंटू 5 तो इसका मतलब L इज इक्वल टू 0.025 इंटू 50 अपॉन 0.5 अपॉन 30 इंटू 5। कैलकुलेट कर लो इसको, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो है नहीं है, छोटी कैलकुलेशन है ये, ठीक है ना। तो 30 ऊपर चला जाएगा, 5
है ना, ये आपका छोटा छोटा कैंसिल आउट हो जाएगा सारा। हाँ सर 15 निकलता है, तो राउंड अबाउट 14.3। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 15 आएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली आपका 14.34 आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज? क्लियर? देखो इस टाइप का क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो ऐसे नॉर्मली आप लोगों को जब थीटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री आ जाता है तो, और एरर होता भी इतना ही है इन सम डिग्रीज, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री, इससे ज्यादा एरर होगा भी नहीं, ठीक है ना। एरर जो होता है प्लॉटिंग में इतना ही एरर आएगा। अब 25 का आप 45 डिग्री तो प्लॉट करोगे नहीं, 25 का यहाँ तो आप 26 डिग्री कर दोगे या 27 डिग्री कर दोगे या 22 डिग्री 23 डिग्री कर दोगे। अब 25 डिग्री एंगल मेजर किया है फील्ड में और प्लॉटिंग के टाइम आप 45 कर दोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एरर ज्यादा नहीं होता, एरर छोटा ही होता है, इन फ्यू डिग्रीज, 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री के आसपास ही होगा। तो इसकी छोटी सी ये ट्रिक पता होनी चाहिए आपको कि आपने इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है ना। नॉर्मली कैलकुलेटर के बिना, कोई भी नॉर्मली देखेगा तो बोलेगा कैलकुलेटर के बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने बिना कैलकुलेटर के कर लिया यहाँ पे सामने, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है। आपका जो सेकंड केस है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस है आपका, जो हम सेकंड केस देखेंगे, दैट इज सेकंड केस आता है व्हेन एरर इज इन, देखो व्हेन एरर इज इन, ध्यान से देखो इसको, व्हेन द एरर इज इन लेइंग डायरेक्शन एज वेल एज इन लेंथ मेजरमेंट, ठीक है। अब आपने क्या किया, डायरेक्शन में भी एरर है और लेंथ भी गलत प्लॉट कर रहे हो, ठीक है ना। अब आप एंगल भी गलत प्लॉट कर रहे हो और लेंथ भी गलत प्लॉट कर रहे हो। जैसे पिछला केस हमने देखा, लेंथ आप बराबर प्लॉट कर रहे थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे, एंगल गलत, डायरेक्शन गलत प्लॉट कर रहे थे। तो सेकंड केस आ गया, आपने डायरेक्शन भी गलत प्लॉट करी है और लेंथ भी गलत प्लॉट कर रही है, ठीक है। अब लेंथ के केस में दो टाइप के एरर आ सकते हैं, लेंथ के केस में दो टाइप के एरर आ सकते हैं, या तो लेंथ ज्यादा प्लॉट करोगे या तो लेंथ कम प्लॉट करोगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है ना। अब इसमें भी आपके दो टाइप के एरर बन जाएंगे, एक में लेंथ ज्यादा प्लॉट करी है और दूसरे में लेंथ कम प्लॉट करी है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो चलो हम दोनों केस देखते हैं। पहला केस देखते हैं। तो लेट्स सपोज जो आपका P है, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट P है, इट इज योर एक्चुअल पोजीशन ऑन द फील्ड, ठीक है। ये आपका ग्राउंड का एक्चुअल पोजीशन, आपने प्लॉट कर दी P1, आपने प्लॉट कर दिया P1, ठीक है। मैं यहाँ लिखते जाता हूं, P इज योर एक्चुअल पोजीशन ऑन ग्राउंड, और जो आपका P1 है वो आ गया प्लॉटेड पोजीशन ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अब इस केस में क्या आपके दो टाइप के एरर है, एक एरर है आपका इन डायरेक्शन और दूसरा एरर है इन योर लेंथ, ठीक है ना। तो डायरेक्शन का एरर कौन सा है आपका, डायरेक्शन का एरर यही थीटा जो पहले था, और इस केस में क्या किया आपने, लेंथ जो है, आपने जो लेंथ है प्लॉट करना था P पे, प्लॉट कर दिया P1। तो ये जो x लेंथ है, ये दिख रहा है ये x, इतनी लेंथ आपने क्या करी है, कम प्लॉट करी है। समझ गए आप? टोटल लेंथ थी आपके ऑफसेट की L प्लस x, आपने प्लॉट करी है सिर्फ L। क्लियर है ये चीज सबको? ड्राइंग समझ आ रही है सबको? यस सर। ठीक है ना। हमारा किस में एरर है, डायरेक्शन में और आपका लेंथ में, दोनों में एरर है। हमारा पोजीशन थी P, हमने प्लॉट कर दी P1, हमने लेंथ कम प्लॉट करी है। आपकी टोटल लेंथ थी L प्लस x, हमने प्लॉट कर दी सिर्फ L, ठीक है। तो अब इस केस में आपके दो एरर आ गए, ठीक है। इस केस में आपके दो एरर आ गए। पहला आ गया एरर आपका एरर इन डायरेक्शन,
एरर इन डायरेक्शन, वो आ गया आपका थीटा, और दूसरा एरर है एरर इन लेंथ, वो आ गया आपका x। ठीक है, क्लियर है चीज? एक जगह हमने डायरेक्शन ज्यादा कम ले, गलत ले ली, और दूसरी जगह हम लेंथ कम ले ली, LNG। ठीक है, हमने लेंथ कम ले ली। ठीक है, अब इस केस को ध्यान से देखो, इस केस को ध्यान से देखो। अगर मैं ये ऊपर वाला पोर्शन, अगर ये ऊपर वाला पोर्शन में नेग्लेक्ट कर दूं, अगर मैं ये ऊपर वाला जो आपका जो पोर्शन है इसको नेग्लेक्ट कर दूं, अगर सिंपल मैं ये पोजीशन लूं जो आपका ये O P2 P1, ये आपका पहले वाला केस बन गया, उसी की तरह बन रही है ना फिगर आपकी। नहीं हो रही, हाँ स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक मिनट जी सर, हो तो रही है। हो रही है सर। सबको दिख रही है स्क्रीन? यस सर। एक मिनट रुको जरा, अब गई सर। बंद हो मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं अब शेयर कर रहा हूँ फिर से। हो गई स्टार्ट? जी सर। ठीक है ना? तो अगर मैं ये ऊपर वाला पोर्शन भूल जाऊं, अगर मैं ऊपर वाला पोर्शन भूल जाऊं, तो आप अगर नीचे वाला पोर्शन देखो, ये O P2 P1, आप ये देखो, आप यहां से लेके जो इतना पोर्शन है, ये यहां से नीचे वाला अगर अभी पोर्शन देखो, ये आपका फर्स्ट केस नहीं बन गया? ये आपका क्या बन गया? फर्स्ट केस बन रहा है, राइट? ठीक है ना? तो इसका मतलब जो एरर होगा आपका डायरेक्शन में, वो किसके बराबर होगा? L sin थीटा के बराबर। जो आपका एरर होगा किसमें? डायरेक्शन में, ये किसके बराबर होगा? L sin थीटा। ठीक है ना? तो इसका मतलब आपका जो P1 P2 आ गया, वो आ गया L sin थीटा। ये x आपको ऑलरेडी पता है, जितनी लेंथ आपने कम प्लॉट करी है, तो आप ये P1 निकाल सकते हो, जो आपका एक्चुअल एरर है इन प्लॉटिंग, जो आपका एरर इन प्लॉटिंग है, दैट इज योर P1। और P1 किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ P2 स्क्वायर प्लस P1 P2 स्क्वायर, राइट? अब P2 किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू L sin थीटा स्क्वायर। क्लियर है चीज? ये चीज क्लियर है? तो हमने एरर क्या निकाल लिया? E इज इक्वल टू x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L sin थीटा स्क्वायर। क्लियर है चीज? ठीक है, सेकंड केस आ जाओ, दूसरा केस देखते हैं। इसमें क्या किया था हमने? जो पोजीशन प्लॉट करी थी उसकी लेंथ हमने कम प्लॉट करी थी। सेकंड केस आ जाओ, सेम आपका, दिस इज योर ये हाँ, दिस इज योर P, दिस इज योर P, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑन द ग्राउंड। हमने प्लॉट कर दी ये P1, हमने प्लॉट कर दी P1। इसका मतलब हमने क्या लेंथ ज्यादा प्लॉट करी है। इसका मतलब ये जो x लेंथ है, ये जो x है, अब क्या करिए, हमने ज्यादा प्लॉट कर दी है। ठीक है ना? तो अगर एक्चुअल लेंथ जो आपकी ऑफसेट की है, जो एक्चुअल लेंथ है ऑफसेट की, दैट इज L माइनस x, हमने प्लॉट करी है L। क्लियर है चीज? मतलब x डिस्टेंस क्या किया है? ज्यादा प्लॉट करा है हमने x डिस्टेंस ज्यादा प्लॉट किया है। तो अगर मैं ये बीच वाली लाइन, ये जो ये वाली लाइन है P1 P2, इस लाइन को फिलहाल नेग्लेक्ट कर दूं, तो ये जो ये केस बना मेरा O P2
P1 जो ये केस बना, ये फर्स्ट केस बन गया मेरा, जैसे पहले केस था मेरा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मेरा डायरेक्शन में एरर है वो आ गया L sin थीटा, लेंथ में x, तो वैसे ही मैं ये भी निकाल सकता हूँ सेम, P1 एग्जैक्टली सेम आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L sin थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। किसी को समझने में कोई दिक्कत इसमें? इसको ध्यान से देख लो, ठीक है ना। अब इसमें हमारे दो टाइप के एरर हैं, एक एरर है एरर इन डायरेक्शन, दूसरा एरर है एरर इन लेंथ। जो एरर इन डायरेक्शन है वो आपका फर्स्ट केस जैसा है, जो आपका पहला केस था सेम यहाँ पे भी वही केस बनेगा आपका, जो एरर इन डायरेक्शन होगा। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है हमारा, एरर इन लेंथ, ठीक है ना। हमारा जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो आ रहा है एरर इन लेंथ। तो बेसिकली एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। दोनों केस में सेम चीज आ रही है, दोनों केस में आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें दो टाइप के एरर आ रहे हैं। एक आ रहा है एरर इन डायरेक्शन, एरर इन डायरेक्शन जो कि आ रहा है L sin थीटा, और एरर इन लेंथ जो आ रहा है वो आ रहा है x। दोनों केस में यही आ रहा है। थीटा की वजह से जो एरर है दैट इज L sin थीटा, थीटा की वजह से जो एरर है दैट इज L sin थीटा, लेंथ की वजह से जो एरर है दैट इज x, लेंथ की वजह से जो एरर है दैट इज x, ठीक है। अब इस केस में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और इस केस में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसका बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है। वो क्या है आपके एरर्स, बेस और जो परपेंडिकुलर है वो हमें पता है, वो है आपका एरर। तो टोटल एरर जो होगा वो आ जाएगा E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बट ये क्या है, दिस इज योर एरर ऑन योर फील्ड। ये हमारा आ गया L sin थीटा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट मीटर्स, ठीक है। अब अगर इसको मैंने ड्राइंग में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा, लेट सपोज जो मेरा स्केल है दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू S मीटर। तो इसको अगर मैंने ड्राइंग डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय s, और ये डिस्टेंस आपका परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर ये चीज, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ L sin थीटा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर स्क्वेल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर। तो लिमिटिंग केस क्या बनेगा आपका, लिमिटिंग केस क्या बनेगा, जब ये आपका एरर के बराबर हो जाएगा। लिमिटिंग केस क्या बना आपका, स्क्वायर रूट ऑफ L sin थीटा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन s इज इक्वल टू 0.025। इसका मतलब क्या बना, L sin थीटा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.025 s, इसका स्क्वायर रूट भी आएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड की स्क्वेयरिंग कर दूं, दोनों साइड को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ये क्या बना मेरा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
L sin theta whole square plus x square is equal to 0.025 s का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है चीज? यस सर। तो ये आपका फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला बनता है आपका लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट निकालने का, जब आपका डायरेक्शन और लेंथ दोनों में एरर हो। ठीक है, दोनों में एरर। इसको सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है यार, ये नहीं हो सकता सॉल्व। ठीक है ना, ये नहीं सॉल्व हो सकता, ये इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। हाँ तो देखो, इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा रेयर है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं लेकिन इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता आपका। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा पहले केस के ऊपर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला तो पूछ सकते हैं शायद इसमें। हाँ फॉर्मूला पूछ सकते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। फॉर्मूला तभी तो मैंने लिखवाया, आपको ये बताया ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है ना, वो मैंने इसीलिए बताया कि फॉर्मूला पूछ सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पार्ट इस पे नहीं आ सकता। न्यूमेरिकल पार्ट आपका फर्स्ट केस पे ही आ सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो फॉर्मूला फिर भी आपने ध्यान में रखना है, फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। अपने ऑब्जेक्टिव जो है फर्स्ट केस पे आपने ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, देखो अब हमने क्या देख लिया, आपका ऑफसेट होता क्या है, ऑफसेट की लिमिटिंग लेंथ निकालनी कैसी है, पर अभी तक हमने ये तो देखा ही नहीं कि ऑफसेट लेना कैसे है। ठीक है, हमने सब पढ़ लिया ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट प्लॉट किस पे करते हैं, लिमिटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं उसकी। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, अब फील्ड में आप ऑफसेट को प्लॉट कैसे करना है। नेक्स्ट इज योर प्लॉटिंग ऑफ योर ऑफसेट। ठीक है, कोई बता सकता है कैसे प्लॉट करते हैं ऑफसेट? बता सकता है कोई? देखो इसके लिए हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ऑफसेट प्लॉट करने के लिए। राइट एंगल्स जो आपके ऑफसेट है, ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड है ना सर? हाँ हाँ, ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड बिल्कुल सही। एक वन ऑफ द मेथड इज ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, इसके लिए हम कुछ हाँ क्रॉस टफ, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो आप सब। हम बेसिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स सेट स्क्वायर मेथड वाला for setting out offsets। ठीक है, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज योर क्रॉस टफ। second instrument is your optical square। third instrument is your prism square। और जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है क्लिनोमीटर भी दैट इज योर यूज करते हैं ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे, कौन सा? क्लिनोमीटर। हाँ देखो, क्लिनोमीटर भी इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, हाँ लेकिन जो आपके हम जनरली जो यूज करते हैं ना, जनरली यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं। क्लिनोमीटर आपका इन जनरल एंगल मेजर करने के लिए आप निकालते हो, यूज करते हो आपका क्लिनोमीटर। ठीक है ना, लेकिन जो हम ऑफसेट लेने के लिए जो जनरल जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो यही इंस्ट्रूमेंट है। क्लिनोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वगैरह आप यूज करते हो। 90 डिग्री एंगल मेजर करना है तो आप वहां से ऑफसेट भी उससे आप क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन जो हमारे नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो यही है, क्रॉस टफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर और साइड स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले बात करते हैं हम क्रॉस टफ की। देखो इस पे आप क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मेरे पहले क्वेश्चन सुन लो किस टाइप के आते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा फिर इसमें हमने इसमें पढ़ना क्या है। अब इसमें देखो ये अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, क्रॉस टफ है, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ठीक है ना, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अब हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है ये अलग अलग एंगल सेट करने के काम आता है। कोई 90 डिग्री सेट करता है, कोई 45 डिग्री सेट करता है, कोई दोनों सेट करता है,
कोई इंस्ट्रूमेंट आपका कोई भी एंगल सेट कर देता है, समझ गए। तो क्वेश्चन आपका इसी टाइप का आता है कि फलाना फलाना इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेटिंग ये वाला एंगल, तो बताओ वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। या फिर आपके ये ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है ना। यह जब इनकी वर्किंग देखेंगे, इनके लिए बड़ा टिपिकल सा आपका प्रिंसिपल है जिस पे वर्क करते हैं, डबल रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसे हम। इसमें 2 मिरर्स यूज करते हैं या 2 प्रिज्म यूज करते हैं, तो उसमें एक हम रे ऑफ लाइट को 2 बार रिफ्लेक्ट करवाते हैं, तो ये वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितने डिग्री एंगल सेट करने के काम आता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये 2 चीजें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितने डिग्री एंगल सेट करता है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम क्रॉस स्टाफ के ऊपर, ठीक है। तो क्रॉस स्टाफ बेसिकली आपका 3 टाइप का है। फर्स्ट इज योर ओपन क्रॉस स्टाफ, open cross staff. Second is your French cross staff, and last is your adjustable cross staff, adjustable cross staff, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मेरे को कोई ओपन क्रॉस स्टाफ कितने डिग्री एंगल सेट करने के काम आता है? देखो जो आपका ओपन क्रॉस स्टाफ है ना, जो मेरा ओपन क्रॉस स्टाफ है वो आपका 90। हाँ, वो आपका सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल सेट करता है, ठीक है ना। जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ बेसिकली एक ऑक्टागन की शेप में होता है, ऑक्टागन सिलेंडर होता है, ठीक है, जिसके हर फेस के ऊपर आपकी एक स्लिट्स होती हैं, ठीक है ना। तो ऑक्टागन कितना हो गया आपके 8 साइड्स, 4 साइड्स आ गई 90 और 8 आ गया उसका मतलब उसके बाइसेक्टर, तो 90 का बाइसेक्टर कितना हो गया 45। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपका 90 और 45 दोनों डिग्री पे आपका क्या करता है, ऑफसेट को सेट करने के काम आता है, ठीक है। और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ नाम से ही समझ आ रहा है, एडजस्टेबल मतलब कोई भी एंगल सेट कर लो इससे आप एनी एंगल, कोई भी एंगल सेट कर सकते हो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ से। देखो क्रॉस स्टाफ हम देखते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे ये दिख रही है सबको, इमेज दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है ना। जो ये पहले वाला है, दिस इज योर ओपन क्रॉस स्टाफ, ये आ गया ओपन क्रॉस स्टाफ। इसका मतलब यहाँ पे आपकी 2 ही लाइन ऑफ साइट बनेगी, एक आप यहां से देखोगे इधर अपनी जो सर्वे लाइन है उसकी डायरेक्शन में, और दूसरा आप यहां से इधर देखोगे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, जहां पे आपने क्या करना है, अपना ऑफसेट सेट करना है। क्लियर ये चीज? तो हमारा एक ही ये फिक्स रहते हैं आपकी, ये जो आपकी स्लिट्स हैं ये फिक्स रहेंगी। तो आप जो भी एंगल मेजर करोगे, जो भी आप सेट करोगे, वो ऑटोमेटिकली कितने पे आएगा, 90 डिग्री पे ही आएगा, 90 पे ही आएगा। क्लियर है ये चीज? ओपन क्रॉस स्टाफ समझ गए, ठीक है। सेकंड आता है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपका कुछ इस तरीके से होता है, ऑक्टागन होता है आपका ऐसे करके, ये जस्ट इसका मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, जैसे ये है, दिस इज योर फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ठीक है। अब इसके हर फेस के ऊपर स्लिट्स होती हैं, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, इधर 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 और इधर। तो इसका मतलब लेट सपोज अगर मैं ये इनकी लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करूं, अगर मैं इधर लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करूं, ये कुछ इस तरीके, हाँ कुछ इस तरीके से आएंगी। ये एक लाइन ऑफ साइट इधर, ठीक है, एक लाइन ऑफ साइट इधर, एक ये डायगोनली ऐसे करके आएगी, एक कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है ना।
तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आ गया आपका क्या 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो अब इसका बाइसेक्टर ये आ गया 45 डिग्री, इस 90 डिग्री का बाइसेक्टर ये आ गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, जो आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, ये 45 डिग्री और 90 डिग्री पे आप क्या क्या करता है, ऑफसेट लगाता है। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है ना। ओपन क्रॉस स्टाफ आ गया सिर्फ 90 डिग्री और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आ गया आपका 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। और लास्ट वाला है आपका, दिस इज योर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ठीक है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ नाम ही समझ आ रहा है, एडजस्टेबल, किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर लो। ये नीचे दिख रहा है आपका, यहाँ पे एक ये आपका एडजस्टमेंट स्क्रू है कि ये आगे एडजस्टमेंट स्क्रू, ये यहाँ पे एक इधर आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये आपका एक एंगल आपका सेट करने के लिए एक स्क्रू है आपका। ठीक है ना। तो इससे आप क्या करते हो, ये आप किसी भी मतलब जो आपको एंगल चाहिए, यहाँ पे आपको स्केल गिवन है, ये आपका दिख रही है जो ये ऐसे मार्किंग है, दिस इज योर स्केल। आपके डिग्रीज, मिनट, सेकंड इस पे मार्क है। तो आपको जितने डिग्री पे आपको करना है, ये ऊपर वाले वर्नियर, ये जो ऊपर वाला वर्नियर है, ठीक है, और नीचे वाले अपने स्क्रू से आप उस एंगल को सेट करो, इसको फिक्स करो। और 2 लाइन ऑफ साइड्स हैं आपके पास, 2 स्लिट्स हैं, दिख रही है आपको सामने, ये एक ये है और एक ये है। तो अब जब रोटेट करोगे तो आप किसी भी एंगल पे सेट करके आप अपनी लाइन ऑफ साइट वहां पे, ऑफसेट वहां पे लगा सकते हो। ठीक है ना। तो हमारे क्रॉस स्टाफ के 3 सब पार्ट्स आ गए। ओपन क्रॉस स्टाफ फॉर सेटिंग ओनली 90 डिग्री, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ फॉर सेटिंग फॉर फ्रेंच क्रॉस स्टाफ फॉर सेटिंग 45 एंड 90, और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ फॉर सेटिंग आउट एनी एंगल। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? राइट, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे ऑप्टिकल स्क्वायर से। उसका वर्किंग प्रिंसिपल स्लाइड दिखाना, उसका स्क्रीनशॉट लेना सर। हाँ कोई बात नहीं, प्रीवियस वाली, एक मिनट, ये ठीक है। कल देखेंगे ऑप्टिकल स्क्वायर की वर्किंग कैसी है, क्या प्रिंसिपल है, कितने डिग्री एंगल मेजर करता है ये। प्रिज्म स्क्वायर देखेंगे, साइड स्क्वायर देखेंगे। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका कंपास सर्विंग स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है ना। ये छोटा सा भी 3 टॉपिक रह गए इसके। हाँ सर वो क्वेश्चन था मैंने बताया था पहले। हाँ वो कल वाला क्वेश्चन वो इसीलिए दिया था मैंने घर पे करने के लिए, कि बताने के लिए कि वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना। घर पे रात को 3 दिन बैठ के कोशिश की ना घर पे। हाँ सर, हिट एंड ट्रायल मेथड है। नहीं हो पाया ना। नहीं सर। हाँ हिट एंड ट्रायल मेथड है बेसिकली, वो हिट एंड ट्रायल मेथड है वो बेसिकली। आपका ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जब तक अनलेस एंड अनटिल आपको कैलकुलेटर है, या फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने पेपर में अवॉइड करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका क्या करेगा, सिर्फ टाइम कंज्यूम करेगा। समझ रहे हैं चीज? ट्रैप क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? हाँ ट्रैप क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका पेपर में सिर्फ टाइम कंज्यूम करेगा। हो सकता है निकल जाए, लेकिन 10 मिनट लगा के निकले, 15 मिनट लगा के निकले। 15 मिनट मतलब 15 क्वेश्चन, समझ रहे हो? 15 मिनट मतलब 15 क्वेश्चन। 120 मिनट्स है 120 क्वेश्चंस के लिए। अगर एक क्वेश्चन पे आपने 10-15 मिनट वेस्ट कर दिए तो समझ लो आपके 10-15 क्वेश्चन खत्म हो गए वहीं पे। समझ रहे हो? तो ऐसा क्वेश्चन जो आता है इसको हमने अवॉइड करना है। ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, चलो आज के इतना रखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ठीक है ना। ऑप्टिकल स्क्वायर की वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग हम कल देखेंगे पूरा, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, ओके सर, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।